हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही आसान सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये बहुत इजी सा चैप्टर है। बहुत छोटे टर्म्स है जो आपको यूज करने पड़ते हैं, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस मिलेंगी जिनको आपको यूज करना पड़ेगा, थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं जिनको हम याद रखेंगे और आसानी से उनको यूज कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर साल लिक्विड सोल्यूशन से मतलब सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना पक्का ही पक्का है। तो चैप्टर आसान है, इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। चैप्टर के नाम से पता लग रहा है आप यहाँ पर सॉल्यूशन से डील करोगे, तो थोड़ा बहुत पहले बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो तो स्टार्ट करते हैं विद सॉल्यूशंस कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। भाई देखो, अगर मैं किसी सॉल्यूशन को डिफाइन करने जाऊं तो सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे मान लो आपने वाटर के अंदर आपने NaCl मिक्स कर दिया। तो NaCl क्या होता है? सॉलिड। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। जैसे आप NaCl को पानी में डिसॉल्व करोगे, बताओ जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होगा? लिक्विड। तो जो मिक्सचर बनेगा, क्या आप उसमें से NaCl और H2O को डिफरेंशिएट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। मिक्सचर कैसा बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम अगर किसी सॉल्यूशन को डिफाइन करना चाहें तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? एज a homogeneous mixture, a homogeneous mixture containing two or more components। एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है आपके सॉल्यूशन की कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर कंपोनेंट्स। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट और बाकी सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे? सॉल्यूट। ठीक, तो देखो एक सॉल्यूशन के मेनली बेसिकली आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट तो क्या होता है? सॉल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? सॉल्वेंट। ठीक, तो कैसे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करते हैं? देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट। एक तो हम अमाउंट के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। तो आप जानते हो अमाउंट के बेसिस पर कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट कर लोगे मास या मोल्स या वॉल्यूम। मोर अमाउंट वो तो क्या होगा? सॉल्वेंट। और सबसे द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ठीक, तो ये डेफिनेशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सॉल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे तो हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो अगर मैं आपको इसकी एक और डेफिनेशन बताऊं, मतलब एक और बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया NaCl और वाटर का, तो हम वापस ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो वो यहां आपके पास वाटर फिल्ड है, दिस इज H2O लिक्विड। यहां से आपने NaCl सॉलिड को मिक्स किया। तो NaCl सॉलिड किसके अंदर गया? H2O लिक्विड में। बताओ मिक्स करने से पहले NaCl की फिजिकल स्टेट क्या थी? सॉलिड। मिक्स करने से पहले वाटर की फिजिकल स्टेट क्या थी? लिक्विड। यहां से जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, बताओ उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड। तो यहां पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे क्लासिफाई करते हैं? सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बराबर हो। यहां वाटर कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? लिक्विड। फाइनल सॉल्यूशन भी कैसा बनना है? लिक्विड। तो लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। अब यहां पे अमाउंट पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास दो अलग अलग फिजिकल स्टेट के कंपाउंड्स हैं, उनसे आप सॉल्यूशन बना रहे हो, तो सॉल्वेंट वो होगा जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बराबर होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। आप यहां पे 5 ग्राम NaCl और 100 ml वाटर लो, तो चाहे आप यहां पे 5 ग्राम NaCl लो, 50 किलो लो या 5000 किलो लो, हमेशा सॉल्वेंट कौन होगा?
वाटर दैट इज योर लिक्विड, और सोल्यूट कौन होगा आपका NaCl सॉलिड। तो अगर आपके पास हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग फिजिकल स्टेट के कंपोनेंट्स हो तो सॉल्वेंट वो होता है जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के बराबर होती है। ये डेफिनेशन कब वैलिड है? जब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो, सेम फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि आपने 20 ml मीथेनॉल प्लस 100 ml वाटर लिया, तो ये कम अमाउंट में ये होगा सॉल्यूट और ये ज्यादा अमाउंट में ये क्या है सॉल्वेंट। उल्टा लिख दो, आपने 100 ml मीथेनॉल प्लस 20 ml क्या लिया वाटर। अब बताओ ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है मीथेनॉल, तो ये क्या होगा सॉल्वेंट। कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है वाटर, तो ये क्या होगा सोल्यूट। तो सिंस दोनों के फिजिकल स्टेट सेम है लिक्विड लिक्विड, फिर आप डिसाइड करोगे अमाउंट से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोनों बराबर हो, तो दोनों बराबर होंगे तो जो आपको अच्छा लगता है उसको सोल्यूट लो और जो आपको अच्छा लगता है उसको सॉल्वेंट लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ अलग अलग अमाउंट है, सेम फिजिकल स्टेट है, तो जो ज्यादा वो सॉल्वेंट जो कम वो सोल्यूट। दोनों बराबर है तो जिसको मर्जी सोल्यूट मानो, जिसको मर्जी आप सॉल्वेंट मान सकते हो। ठीक, तो ये दो क्राइटेरिया होते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करने को। यहां से मैं बोल सकता हूं कि सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट, सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट which has the same physical state as that of the final solution। वो कंपोनेंट जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे सोल्यूट। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट या सॉल्वेंट को डिफाइन कर सकते हैं। बुलाती है बात समझ में? चलो तो ये हुआ बेसिक क्या होता है सॉल्यूशन, कैसे डिफाइन करते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपके पास अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो कहते हैं कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे आप बात करो सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड तो क्या हो गया आपका सॉल्यूट, और लिक्विड क्या हो गया सॉल्वेंट। तो सॉलिड इन लिक्विड ऐसे जो सॉल्यूशन बनते हैं इनको हम लिक्विड सॉल्यूशंस बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट हो और सॉलिड हमेशा सॉल्यूट हो उसको हम क्या बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। देखो और भी टाइप्स, आप गैस को लिक्विड में डाल दो, गैस इन लिक्विड। थर्ड, आप लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दो। तो सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। इस चैप्टर में तो हम इन तीनों से डील करेंगे मेनली। उसके अलावा चेंज करते जाओ, सॉलिड की जगह चेंज करो, सॉल्वेंट को चेंज कर दो। मान लो आप लिक्विड को ले लो सोल्यूट और गैस को ले लो सॉल्वेंट। ठीक, आप लिक्विड को ले लो सोल्यूट और सॉलिड को क्या ले लो सॉल्वेंट। इस तरह से आप सोल्यूट सॉल्वेंट चेंज करते जाओगे तो आपके पास अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। एग्जांपल्स सॉलिड एंड लिक्विड, जैसे आपने भी देखा NaCl, एक्वस NaCl का सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड, आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक, लिक्विड इन लिक्विड का तो बहुत एग्जांपल है। मान लो आप बेंजीन में मिला देते हो टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन, या फिर अल्कोहल प्लस वाटर, ये सब किसके एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन गैस, जैसे आपका हो गया फॉग। तो फॉग में क्या होता है मॉइस्चरिंग पार्टिकल जो होते हैं, वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर के अंदर क्या होते हैं मिक्स्ड होते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल होता है अमलगम। अमलगम आप लोग शायद जानते हो, नहीं जानते हो तो आप आगे देखोगे, इनको आगे पढ़ते हैं। अमलगम क्या होता है, मरकरी को जैसे मैं मिक्स कर दूं सिल्वर के अंदर, तो ये लिक्विड किसके अंदर मिक्स्ड है सॉलिड के अंदर, इनको हम बोलते हैं अमलगम्स। मरकरी के अलॉयज जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं अमलगम्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास सॉलिड एंड सॉलिड। सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जांपल जैसे अलॉयज हो गए, जितने भी अलॉयज होते हैं
उन सबको हम किस में लेकर चलते हैं, सॉलिड एंड सॉलिड। तो ये अलग अलग टाइप के आपके पास सॉल्यूशंस बनते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, चलो खैर हमको इन सबको डिस्कस नहीं करना है, हम लोगों का मेन टारगेट रहेगा लिक्विड सॉल्यूशंस के ऊपर। तो इस चैप्टर में जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोज आर आर लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस में हमेशा हमेशा सॉल्वेंट तो कौन होगा, लिक्विड, और सॉल्यूट कौन होगा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ध्यान रखना लिक्विड सॉल्यूशन, नाम से पता लग रहा है सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट कैसी होगी, लिक्विड। तो जिसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी वो तो क्या होगा, सॉल्वेंट, और जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस, वो कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो ध्यान रखना हम इस चैप्टर में सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशंस को। क्लियर, चलो तो लिक्विड सॉल्यूशंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ छोटे मोटे टर्म्स डिफाइन करेंगे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे जो हम सबसे पहला टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक, ध्यान से देखना वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम्स आप वेपर प्रेशर को यूज करोगे और वहीं पे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं। देखो सपोज यहां पर आपके पास कोई एक लिक्विड भरा हुआ है, ये एक वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल का मतलब वैसे आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं विच फॉर्म्स या विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। वो सब्सटेंस जो अपनी वेपर्स बना सकते हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। तो जैसे वॉलेटाइल होते हैं वैसे ही दूसरे सब्सटेंस होते हैं नॉन वॉलेटाइल। बताओ नॉन वॉलेटाइल क्या होंगे, जिनकी वेपर्स फॉर्म नहीं हो सकती। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी वेपर्स फॉर्म हो सकती है उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस, और ऐसे सब्सटेंस जिनकी वेपर्स फॉर्म नहीं हो सकती उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। बोलो बात समझ में आती है। अब देखो कोई भी सब्सटेंस वॉलेटाइल होता है या नहीं होता है, या वेपर्स फॉर्म करता है नहीं करता, ऐसा क्यों होता है। देखो किसी भी लिक्विड के, जैसे मान लो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, यहां पे घूमते रहते हैं। अब होगा क्या, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, तो ये इन मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने से रोकते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के पास में होते हैं, और अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो बाकी मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर सके, तो ये बाकी मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल यहां से गए, इनकी जगह दूसरे मॉलिक्यूल आते हैं, और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो भी क्या होंगे, यहां से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से कई मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से बाहर निकल के गैसियस स्टेट के अंदर आना चालू कर देते हैं। होता क्या है, यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। तो जैसे से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस स्टेट में जाते जाएंगे वैसे से यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते जाएंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में आते जाएंगे और वो लिक्विड की सरफेस से बाहर निकलते जाएंगे। यानी धीरे धीरे लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, गैस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अगर आप ध्यान दो, मैंने लिक्विड को हीट वीट कुछ नहीं किया है अभी। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। आपने दो प्रोसेस पढ़े होंगे, एक वेपराइजेशन और एक इवेपोरेशन। वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है और इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है। तभी मैं इसको हीट वीट कुछ नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल वाटर रखा हुआ है, वाटर का एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल वाटर रखा हुआ है और उसकी वेपर्स फॉर्म हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अगर ये कंटेनर खुला हुआ है तो ये गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते जाएंगे और थोड़े टाइम के बाद, यानी 2-5 मिनट बाद, लंबा टाइम 2, 3, 4, 5 घंटे के बाद यहां से सारा वाटर क्या हो चुका होगा, उड़ चुका होगा। वो आप देखते भी हो, अगर आप घर में एक ग्लास के अंदर पानी रख दो 1-2 दिन के लिए तो अपने आप सारा पानी क्या हो चुका होता है, उड़ चुका होता है। क्या आपने उस पानी को हीट किया, नहीं। वैसे आप जानते हो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे ये भी बोल दो कि बाहर धूप में गर्म हो गया तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा,
कभी नहीं पहुंचेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर इंडिया में हो ही कितना सकता है, 50 से 47 या फिर 48, खींचतान के 50 मान लो। क्या 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो यहां पर बॉइलिंग नहीं हो रही, यहां पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, आगे भाग रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। जैसे जैसे थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो उनकी लिक्विड से एस्केप करने की टेंडेंसी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस तरह से आपके पास प्रोसेस चलता है इवेपोरेशन। तो देखो अभी तो ये ओपन कंटेनर है, अगर मैं इस कंटेनर को क्लोज कर दूं तो क्या होगा, तो आप डिस्कस करते हैं। मैंने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया, तो ये अब आपका क्लोज कंटेनर बन चुका है। यहां पे फिर से आपने लिक्विड लिया, ठीक, वही वाटर फिल कर दिया आपने यहां पे। फिर से देखो प्रोसेस तो होगा, यहां से कुछ मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे और इस खाली जगह में आकर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे, तो यहां पे वाटर वेपर्स बनेंगी, ठीक। लेकिन अब ये वेपर्स बाहर नहीं जा सकती है, तो पहले यहां पर प्रोसेस स्टार्ट होगा इवेपोरेशन, यानी मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस से बाहर निकलेंगे और इस खाली स्पेस को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सिंस ये वेपर्स बाहर नहीं जा सकती, तो वेपर्स यहीं पे इकट्ठा होंगी। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, यहां पे इतनी ज्यादा वेपर्स इकट्ठा हो चुकी होंगी कि अब वेपर मॉलिक्यूल्स के पास और जगह नहीं है, तो एक कंटेनर की वॉल से टकराएंगे और टकराकर अपनी एनर्जी को लूज करके वापस से किस में कन्वर्ट स्टार्ट होंगे, लिक्विड में। तो थोड़ी देर के बाद यहां पर एक और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स वापस से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो पहले यहां पे क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, उसके थोड़ी देर बाद यहां पर क्या हुआ, कंडेंसेशन। अब दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, यहां से वेपर्स बनती रहेंगी और यहां से वेपर्स वापस से टकरा के क्या होती रहेंगी, कंडेंस होती रहेंगी। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जैसे आप वेपर्स का अमाउंट बढ़ेगा, वैसे से कंडेंसेशन की रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम जब रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो चुकी है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। हुआ क्या, थोड़े टाइम के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जितनी वेपर्स बन रही होंगी उतनी वेपर्स वापस से क्या हो रही होंगी, कंडेंस। तो उस पॉइंट पर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, सेम। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम आएगा, जितनी वेपर्स बन रही हैं उतनी वेपर्स वापस से क्या हो रही होंगी, कंडेंस भी हो रही होंगी। तो मान लो 50 वेपर्स बन रही हैं इस टाइम पर, तो 50 वेपर्स वापस से क्या हो रही होंगी, कंडेंस। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर जितनी भी वेपर्स हैं इनका अमाउंट क्या हो चुका है, कांस्टेंट, क्योंकि ये पॉइंट आने के बाद जितनी वेपर्स बनी उतनी वापस से क्या हो गई, पानी के अंदर वापस चली गई। तो ये जो वेपर्स यहां पर है, इन वेपर्स का अमाउंट क्या हो चुका होगा, कांस्टेंट। इस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम आ गया है और यहां वेपर्स का अमाउंट कांस्टेंट हो गया है, ये वेपर्स इस लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी। इसी प्रेशर को हम कौन सा प्रेशर बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे लिक्विड की वेपर्स इसकी सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। और बात समझ में आ रही है। तो ये अपना सिंपल सा टर्म वेपर प्रेशर, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने बहुत काम में आएगा। तो हम वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रेशर एक्सर्टेड by the vapors of a liquid over its surface at equilibrium is called vapor pressure। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे ये जो लिक्विड का कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वेपर्स है, इस लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर अप्लाई करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। एक बात समझ में, तो पहले आप इसे कॉपी करो,
फिर हम वेपर प्रेशर की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज वेपर प्रेशर की जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। देखो वेपर प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहला तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। देखो if the attraction forces between the liquid molecules are high, भाई क्या है, आपके पास एक लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल्स में हाई अट्रैक्शन फोर्स है। बताओ अगर अट्रैक्शन फोर्स हाई है तो क्या ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस को स्केप करके बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकल सकते। अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है तो बाकी मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो उसकी वेपर्स क्या बनेंगी? कम। और अगर वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम। यानी अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाई अट्रैक्शन फोर्सेस हैं देन लेस molecules can escape from the liquid and hence vapor pressure will be less। तो अगर किसी लिक्विड के अंदर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है या कोई और स्ट्रॉन्ग फोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और जिसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? आपके पास ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज डिपेंड करता है लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट करने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपेयर करना चाहूं, बताओ H2O लिक्विड और HCl लिक्विड किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो आपको यहां कंपेयर करना पड़ेगा H2O और HCl के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंदर। बताओ हाइड्रोजन H2 और H2O के बीच में कौन से फोर्स एग्जिस्ट करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक जबकि हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। यहां पर तो सिर्फ वंडरवॉल फोर्सेस काम कर रहे होंगे। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो सिंस यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक है तो HCl का वेपर प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर से क्या होगा? ज्यादा। तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है तो वेपर्स कम बनेंगी और अगर वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। आई बात समझ में? ये अपना पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट तो साफ साफ दिखता है। सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर। ये दो ही फैक्टर है जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये वही कंटेनर, ये वही लिक्विड, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी उनकी लिक्विड सरफेस से बाहर निकलने की टेंडेंसी भी क्या होगी? इंक्रीज। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा वेपर्स बनेंगी, ज्यादा वेपर्स बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। सिंपल, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो सिंस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो बात समझ में आ रही है? तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर मेनली दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ लिक्विड पे और दूसरा टेम्परेचर पे। तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना होगा, इसमें आप जनरली गलती कर देते हो, इसको जरूर से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, vapor pressure of a liquid does not depend on volume of liquid। दूसरा, size and shape of vessel।
ये ध्यान रखना, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर ना तो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो चाहे आप 1 ml लिक्विड लो चाहे आप 50 ml लिक्विड लो, दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, हमेशा सेम। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, आप चाहे इस शेप की वेसल लो, आप चाहे इस शेप की वेसल लो, आप चाहे इस शेप की वेसल लो, अगर तीनों जगह लिक्विड का वॉल्यूम सेम है या सेम नहीं भी है, अलग अलग वॉल्यूम है, तब भी वेपर प्रेशर तीनों के अंदर क्या होगा, सेम। ये ध्यान रखना, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और साइज ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग गलती करते हो, इसलिए मैं इसको इतना स्ट्रेस देके बोल रहा हूं कि आपको याद रखना है कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर वॉल्यूम और साइज एंड शेप ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखना, वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ बल्क फिनोमिना। इसका सरफेस से लेना देना कोई लेना देना नहीं है। सरफेस चेंज होगी मतलब जब साइज ऑफ वेसल चेंज हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सरफेस, जो चीज सरफेस की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। तो वेपराइजेशन यानी ये वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस की स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता, वो तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पर और टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर फिक्स है तो बल्क में, बल्क का मतलब लिक्विड के अंदर जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा, और जितने कम अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो ये तीन मेन चीजें हैं जो आपको वेपर प्रेशर के बारे में याद रखनी है। पहला, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा वेपर प्रेशर बढ़ता है। और तीसरा, वेपर प्रेशर लिक्विड के वॉल्यूम और साइज एंड शेप ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं करता है। चलो, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि वेपर प्रेशर क्या होता है और किन किन चीजों पर ये डिपेंड करता है। अब बात आती है हम वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करें, तो वो भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर। देखो, अगर हम एक सिंगल लिक्विड की बात करें, एक प्योर लिक्विड के लिए, फॉर अ प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड and is represented as P0। किसी भी प्योर लिक्विड, मैं बोलता प्योर वाटर, प्योर मिथेनॉल, प्योर बेंजीन, किसी भी प्योर लिक्विड के लिए अगर आपको वेपर प्रेशर पता करना है तो उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और उसकी वैल्यू को हम कितना बोलते हैं, P0। तो आज के बाद यहां पर जब भी आप P0 लिखोगे तो P0 का मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक, तो हम प्योर लिक्विड के लिए बात नहीं करेंगे, प्योर लिक्विड के लिए तो हमको वैल्यूज दी हुई होंगी क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। हम बात करेंगे सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, या रादर आप बोलो लिक्विड सॉल्यूशंस। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, अब हमको डिसाइड करना है कि हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस को कैसे डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमारे पास यहां पर मेनली सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक तो लिक्विड इन लिक्विड, ठीक, दूसरा लिक्विड इन सॉलिड या सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, दो तरह के मेन सॉल्यूशन बनेंगे, बट हम इनको ऐसे नहीं डिसाइड करके हम इनको अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solute and solvent, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट भी कैसा हो, वॉलेटाइल, और सॉल्वेंट भी कैसा हो, वॉलेटाइल। और दूसरा हम डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट।
तीसरा केस भी हो सकता है सोल्यूट वोलेटाइल और सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम मेनली दो ही टाइप डिस्कस करेंगे, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट भी वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो, और एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट कैसा हो नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट कैसा हो वोलेटाइल। तो इनको डिस्कस करने से पहले हम यहां पर डिस्कस करते हैं एक लॉ जिसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, और वही हमको सिखाता है कि कैसे हम एक सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो राल्ट का स्टेटमेंट क्या था, राल्ट ये कहता है कि सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें आपने दो कंपोनेंट मिक्स किए, ठीक, एक कंपोनेंट है ए और दूसरा कंपोनेंट है बी। मान लो प्योर ए का वेपर प्रेशर है पी नॉट ए और प्योर बी का वेपर प्रेशर है पी नॉट बी। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। सिमिलरली पी नॉट बी क्या है, पी नॉट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। तो राल्ट ने हमसे कहा कि जब आप इन दोनों को मिलाकर, अभी हम दोनों को वोलेटाइल मान के चल रहे हैं, ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल, तो राल्ट ने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन में एक वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसने क्या कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली proportional to its vapor pressure in its pure state। किसी भी सॉल्यूशन में जो एक वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, वोलेटाइल कंपोनेंट, उसका वेपर प्रेशर हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट। यानी इस सॉल्यूशन में अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिखना चाहूं, पीए को मैं क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो दिस पीए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए। सिमिलरली मान लो बीबी वोलेटाइल है, तो अगर मैं पीबी लिखना चाहूं तो पीबी किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट पी। तो यही होता है राल्ट्स लॉ। राल्ट ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है तो वो वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसकी प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पी इक्वल टू हो गया पी नॉट ए और पीबी कितना हो गया, पी नॉट पी। अब देखो यहां पे अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहां पे क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को जब राल्ट ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया तो उसने देखा कि जो कांस्टेंट है वो आया इसकी मोल फ्रैक्शन के इक्वल। किसके इक्वल, इस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू राल्ट लॉ अगर मैं इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर लिखना चाहूं तो उसको कितना लिखूंगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। भाई देखो हम जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहां पर क्या आता है, कांस्टेंट। यहां आएगा कांस्टेंट कुछ के। इस के की वैल्यू जब हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो ये इक्वल आता है किसके, इसकी मोल फ्रैक्शन के। तो यहां से हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर एक वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उस वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, उसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सिमिलरली बताओ अगर मैं यहां पे बी का वेपर प्रेशर लिखना चाहूं, पीबी, तो पीबी का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी नॉट बी इंटू एक्सबी। यहां पर एक्सबी क्या हो जाएगी, एक्सबी विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। तो बस यही राल्ट्स लॉ है कि किसी भी सॉल्यूशन में एक वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स। यहां पर P क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ठीक। P नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस और X क्या होता है, इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन।
ठीक है। तो इस लॉ को यूज करके हम किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी देखते हैं। एक बार आप इसे कॉपी करो, देखते हैं कि रॉल्स लॉ को हम कैसे यूज करते हैं टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यूज करते हैं रॉल्स लॉ को और सीखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करना। तो देखो पहला केस, solution containing volatile solute and solvent। हम एक ऐसे सोल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें सोल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी कैसा है, वॉलेटाइल। देखो इन जनरल हम यहां पर हमारी इजीनेस के लिए ए को लेकर चलेंगे सोल्यूट और बी को क्या लेकर चलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, चलो। तो अभी तो हमारे पास जो केस है उसमें सोल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी कैसा है, वॉलेटाइल है। तो आपके जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है ए प्लस बी। बताओ यहां पर जो वेपर्स बनेंगी उनमें किस किस की वेपर्स होंगी, सिर्फ ए की, सिर्फ बी की, या दोनों की? दोनों की होगी, क्योंकि ए भी वॉलेटाइल है, इसकी भी वेपर्स बनेगी, और बी भी वॉलेटाइल है, इसकी भी वेपर्स बनेगी। तो अगर मैं यहां पर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहूं, इस लिक्विड के सरफेस पे जो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहूं, तो मैं से बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज पीएस। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, क्या मैं उसको वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी के इक्वल लिख सकता हूं? ये हमने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा है पहले। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि एक गैसियस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो हर कंपोनेंट के प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो अगर मैं इस लिक्विड के सरफेस पर टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहूं तो वो टोटल प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी के सम के बराबर होगा। बोलो लिख सकता हूं? चलो, तो ये तो हमने देख लिया इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस, दैट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब बात करते हैं हम पीए की वैल्यू कहां से लाए। तो हमें अभी भी रॉल्ट ने सिखाया कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म इनटू उसका मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। क्या मैं पीए को पी नॉट ए इंटू एक्स से लिख सकता हूं? सिमिलरली बताओ मैं पीबी की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं? पीबी विल बी इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म पी नॉट बी इंटू इसका मोल फ्रैक्शन इन दिस सॉल्यूशन दैट इज एक्सपी। ये आ गई पीए की वैल्यू, ये आ गई पीबी की वैल्यू, दोनों को ऐड कर दो तो बताओ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बन गया? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये एक छोटा सा सुंदर सा फॉर्मूला बन गया है टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब ये जो फॉर्म आई इसको हम और थोड़ी बहुत फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आप लोग जानते ही हो कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए या किसी भी मिक्सचर के लिए उसमें जितने भी कंपोनेंट है उनकी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। नहीं जानते हो तो याद रखना, किसी भी मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1। तो यहां से अगर आप देखो एक्स ए प्लस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो बताओ क्या मैं यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। लिख के इस वैल्यू को यहां रिप्लेस करो तो बताओ अपना फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? इसको कन्वर्ट करें तो पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, एक्स बी की जगह लिख दिया 1 माइनस एक्स ए। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस बनेगा पी नॉट बी। तो हम वेपर प्रेशर को सिर्फ एक्स ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यही चीज
अगर हम वेपर प्रेशर को एक्स बी की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में यहां पर एक्स ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स बी। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा, फिर आपके पास इक्वेशन बनेगा कि इट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स ए, सॉरी एक्स ए नहीं एक्स बी। ठीक, तो आप इन दोनों कन्वर्ट, देखो रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है आपको, तो सिर्फ ये याद रखना है। अगर आपको इसको एक्स ए के टर्म्स में लिखना है तो एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए लिख दो। अगर आपको इसको एक्स बी की जगह लिखना है तो एक्स ए की जगह कितना लिख दो, 1 माइनस एक्स बी। थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट करके आप इन दोनों इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग राउल्ट्स लॉ। आप इसे कॉपी करो, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर वापस इसको डील करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है इसके अंदर जो अपने को डील करनी। ठीक, तो आप कॉपी करो, फिर हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। क्वेश्चन इज, आपको वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल दिया है which are 45 mm and 88 mm Hg respectively. If a solution contains 92 gram ethanol and 32 gram methanol, ठीक, तो आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है। देखो आपसे कह रहा है कि अगर आप प्योर इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर देखो तो वो हमको कितना दिया है, 45 mm Hg। ठीक, और अगर आप प्योर मिथेनॉल का वेपर प्रेशर देखो CH3OH तो वो आपको दिया है 88 mm Hg दिया है। उसका आप बोल रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 92 ग्राम तो होता है मिथेनॉल प्लस 32 ग्राम क्या होता है, मिथेनॉल, और आपको इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है। देखो दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर दिए हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों वोलेटाइल है। तो हमने अभी सीखा है कि अगर एक सॉल्यूशन में दो वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, टर्म्स का मतलब इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, विल बी इक्वल टू कितना होगा बताओ, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो मुझे चाहिए इनके प्योर वेपर प्रेशर्स दिए, साथ में चाहिए मोल फ्रैक्शंस। चलो इनको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसका मोलर मास आएगा 46 और इसका मोलर मास कितना आएगा, 32। बताओ 92/46 कितना इथेनॉल हो गया, 2 मोल तो हो गया आपके पास इथेनॉल, और मिथेनॉल कितना हो गया, 1 मोल हो गया हमारे पास मिथेनॉल। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बता सकता हूं, बिल्कुल, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स। तो यहां पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, पी नॉट ए यानी पी नॉट ऑफ इथेनॉल 45 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स, प्लस पी नॉट बी कितना, 88 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 1 अपॉन 1 प्लस 3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 45 इंटू 2/3 प्लस ये हो गया 88/3। तो 45 इंटू 2 कितना हो गया, 90/3 प्लस 88/3। दोनों को ऐड कर लो क्योंकि बेस तो सेम है 3, तो कितना हो जाएगा 178/3 mmHg। इसको डिवाइड करके वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। बोला आसान है ना, कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आपको एक बार टर्म का मतलब समझ में आ गया ना, तो इन क्वेश्चन में दम होता ही नहीं, बढ़िया आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको दिया है 2 वोलेटाइल कंपोनेंट है, क्योंकि दोनों के वेपर प्रेशर दे दिए, दोनों का मास दे दिया, मास से मोल्स निकाल लो, मोल से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखो सेकंड क्वेश्चन इज, आपसे कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए इज 72। तो देखो आपको पी नॉट ऑफ ए की वैल्यू पता है, फिर बोल रहा है इसको आपने एक दूसरे कंपाउंड बी में मिक्स किया, दूसरे लिक्विड में, जिससे एक सोल्यूशन बना। वो बोल रहा है इस सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, 0.2। कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता है तो मैं डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि ए और बी की मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1। आ रही बात समझ में।
आगे बढ़ो। द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो लैंग्वेज बदल सकता है। द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 84 टोर। कितना है? 84 टोर। यू हैव टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 70 टोर। आपको पी नॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया हुआ है 0.2। बताओ अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा? वेरी गुड, 0.8, क्योंकि XA प्लस XB कितना होता है? फन आ गया। बताओ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। वैल्यूज पुट करो। P नॉट A कितना? 70 इंटू XA की वैल्यू 0.8 प्लस P नॉट B तो आपको कैलकुलेट करना है इंटू XB की वैल्यू 0.2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 84। पता है सॉल्व कर सकते हैं? चलो सॉल्व करते हैं। 70 इंटू 0.8 आ गया 56 प्लस P नॉट B इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू 84। यहां से P नॉट B के लिए कैलकुलेट करो तो 84 माइनस 56, ये वैल्यू कितनी आएगी? 28 आएगा। तो P नॉट B साथ में आएगा 0.2। तो यहां से आप P नॉट B कैलकुलेट कर सकते हो। P नॉट B इक्वल टू कितना हो गया? 28 अपॉन 0.2। कैलकुलेट करोगे वैल्यू कितनी आएगी? 142। यानी इस सॉल्यूशन में जो B था उसका प्योर B का वेपर प्रेशर कितना होगा? 142। बोलो कर सकते हैं। तो देखो ये अपना सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले में आपको वेपर प्रेशर पूछा था सॉल्यूशन का, दूसरे में आपको वेपर प्रेशर दिया है और क्या पूछ लिया है? प्योर B का वेपर प्रेशर। अब तीसरा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा घुमाएगा और उसके लिए आपको एक चीज आनी चाहिए। तो चलो वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, मतलब ऐसे नहीं है डिफिकल्ट है, एक ट्रिक है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। तो डिस्कस करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज at 88 degree Celsius is 957 mm Hg। आगे बोल रहा है एंड वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन, प्योर टोलुइन at same 88 degree Celsius is 379.5 mm Hg। ठीक, ये दो डेटा आपको दिए हैं और कह रहा है कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ बेंजीन टोलुइन सॉल्यूशन मिक्सचर बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेल्सियस। तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलुइन दिया है और आपको कैलकुलेट करना है बेंजीन टोलुइन मिक्सचर का कॉम्पोजिशन का। तो आपको दोनों की मोल फ्रैक्शन बतानी है। कब? जब ये मिक्सचर कहां पर बॉयल होता है? 88 डिग्री सेल्सियस। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस लाइन में छुपा है। दिस मिक्सचर इज बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट, क्या आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन जानते हो? ये मत बोलना बच्चों वाली डेफिनेशन कि वो टेम्परेचर जहां पर एक लिक्विड बॉईल होता है, वो आप भूल जाओ, वो कभी यूज नहीं करनी है। देखो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन वैसे भी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप जिस लेवल पर हो, आप 12th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए। फिर भी मैं डिफाइन कर रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड,
ये सिंपल प्योर लिक्विड भी हो सकता है और सोल्यूशन भी हो सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, और जनरली उसको हम बोलते हैं 1 atm। जनरली एक्सटर्नल प्रेशर कितना लेकर चलते हैं, 1 atm। अगर क्वेश्चन में आपको एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया है तो आप उसे क्या लेकर चलोगे, 1 atm। तो वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर पी एक्सटर्नल 1 atm है तो इसको हम बोलते हैं इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो आपको इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 88 डिग्री सेल्सियस। इस लाइन से मैं ये बोल सकता हूं कि 88 डिग्री सेल्सियस पे ये जो आपका सॉल्यूशन होगा इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 atm। 1 atm बोले तो 760 mmHg। mm के यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये दोनों वैल्यूज mm में दी हुई है। बोले यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर आपको ये क्लिक कर गया तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये छुपा के दिया जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बोलता है। अगर आपसे बोल दे कि एक लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, 1 atm के बराबर होगा। या फिर उसने बोल दिया कि 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर है 2 atm और लिक्विड 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा है। तो अगर आपको प्रेशर 2 atm दिया है तो फिर उस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, 2 atm के बराबर। अगर प्रेशर नहीं दिया है तो आपको क्या मान के चलना है कि वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा। आई बात समझ में? बस अब तो रॉड्स लगाना है। बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू P0 ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस P0 ऑफ टोलुइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। अब देखो मुझे मोल फ्रैक्शंस पता करनी है तो मैं दो अननोन को एक साथ नहीं रख सकता। तो जो हमने सीखा है इस सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कितना होगा, 1। ऐसा करो, टोलुइन की जगह लिख दो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। करें वैल्यूज पुट, पीएस की वैल्यू 760, P0 B बेंजीन है तो P0 B हो गया 957 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन प्लस P0 ऑफ टोलुइन कितना हो गया, 379.5 इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक, तो अगर आप यहां से देखो तो आप यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट आपका है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की वैल्यू मिल जाएगी 0.66। बताओ, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.66 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कितना होगा, 0.34। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम रॉल्स लॉ के ऊपर बेस्ड अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखता है तो आपको इसको डिपिक्ट करना आना चाहिए। ठीक, चलो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमने ये सीखा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वेपर प्रेशर क्या चीज होती है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग रॉल्स लॉ। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और वापस से रॉल्स लॉ को एनालाइज करेंगे।